A very good morning, everyone. My name is Yasmin Gill, and today we'll be taking up the discussion of topics from The Hindu and Indian Express. So let us begin. आज के main topics जो हैं, one is better health-seeking behavior. Then we have issues that arise in National Human Rights Council functioning, commissions functioning. Then Indonesia has been pushing biofuel and how it has been impacting the cooking prices in India. RTE, right to education, what are the issues and what can be the वे फॉरवर्ड. सो इन इश्यूज को हम कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे. प्राइमरली जो दो लोअर इश्यूज हैं, दीज विल बी आवर मेन फोकस एरियाज एंड विल बी जस्ट ब्रीफली टचिंग अपॉन द अबव टू एरियाज. तो स्टार्ट करते हैं. देयर वाज दिस न्यूज क्लिपिंग इंडियन एक्सप्रेस में. इंडोनेशियाज न्यू बायोफ्यूल पुश कुड मेक कुकिंग ऑयल एक्सपेंसिव इन इंडिया. सबसे पहले यहाँ पे दो तीन चीजें समझनी है. फर्स्ट इज व्हाट आर बायोफ्यूल्स, देन इंडिया में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बायोफ्यूल्स, इंडोनेशिया की बायोफ्यूल पॉलिसी से हाउ इज इट इंपैक्टिंग इंडिया, एंड इंडिया में जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है उसका क्या स्टेटस है. सो दीज आर द इश्यूज दैट विल बी टेकिंग अप. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज दिस थिंग इन न्यूज. इंडोनेशिया ने अपनी जो सप्लाई है उसकी पाम ऑयल की, इंडोनेशिया इज वेरी फेमस फॉर इट्स पाम ऑयल प्रोडक्शन. इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है एंड दे आर पॉपुलर फॉर देयर पाम कल्टीवेशन. इंडोनेशिया खास करके, इंडोनेशिया अपनी सप्लाई को अब्सॉर्ब करने के लिए जो उनकी इंक्रीज प्रोडक्शन है, इट हैज कम अप विद बायोफ्यूल B50. जब हम बोल रहे हैं B50, इट मींस 50%. तो इसमें 50% तो डीजल होगा एंड 50% वुड बी पाम ऑयल बेस्ड डीजल, तभी हम इसको बायोफ्यूल बोलते हैं. इट इज नॉट जस्ट फ्यूल. फ्यूल के साथ जो भी आपका रेगुलर फ्यूल यूज होता है, फॉर एग्जांपल डीजल, देयर विल बी एडिशन ऑफ 50% बायो प्रोडक्ट. ठीक है, बायो प्रोडक्ट क्या है कि आपका बायो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाम ऑयल बेस्ड डीजल. तो ये लॉन्च किया इंडोनेशिया ने सो दैट उसकी जो एक्सेस सप्लाई है पाम की वो कंटेन कर पाए उसको. नाउ एज अ रिजल्ट, अगर आप इंडोनेशिया का स्टेटस देखोगे, इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स. इंडोनेशिया बहुत बड़ी कंट्री है जो कि पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करती है. एंड इंडिया में अगर आप देखोगे तो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स में पाम ऑयल इज द हाईएस्ट एडिबल ऑयल जिसको हम इंपोर्ट करते हैं. Then this is obviously this will result into tighter supply in India. अब इसके कारण, because palm oil speciality is that its shelf life increases. ये ना जिस ऑयल में अगर हम इससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है. तो it is primarily used in food processing, it is used in cosmetic industry, and it is also used in manufacture of soaps and detergents. Plus it is used in household cooking. अब अगर palm oil की सप्लाई लेस हुई है इंडिया में, नेचुरली कुकिंग के प्राइसेस इंक्रीज होंगे. इफ यू लुक एट इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का मैप है. इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अगर आप इंडोनेशिया में देखोगे, हेयर वी हैव सुमत्रा. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैप डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा टच अपॉन भी कर लेते हैं. सुमत्रा एंड हेयर वी हैव कालीमंतन. ये दोनों जो आइलैंड्स हैं, दीज आर द प्राइम हब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल. अब इसके अलावा सुमत्रा इज हेयर, यहाँ पे आपका मलेशिया है. सुमत्रा एंड मलेशिया के बिल्कुल बीच में वी हैव स्ट्रेट ऑफ मलक्का, विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सुमत्रा एंड कालीमंतन, दे आर द प्राइमरी एरियाज फॉर कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल. अगर आप पाम ऑयल को देखोगे, इट इज नॉट एन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की क्रॉप नहीं है, इट इज प्राइमरली अ कैश क्रॉप. तो पाम ऑयल को जब भी हम कल्टीवेट करते हैं, फर्स्टली वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन. और अगर आप इंडोनेशिया देखोगे, इफ यू लुक एट इंडोनेशिया, हेयर वी हैव इक्वेटर, और इक्वेटर की नॉर्दर्न साइड पे और साउदर्न साइड पे प्राइमरली वी हैव रेन फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जहां पे काफी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, प्लस नॉट जस्ट डेंस, दे आर क्वाइट वेरिड इन नेचर. यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, See, if you look at temperate areas होते हैं relatively cooler areas. वहां पे जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन है या फॉरेस्ट की ग्रोथ है, दैट इज मोर ग्रेगेरियस इन नेचर. मतलब कि वहां पे एक ही सिमिलर टाइप के ट्रीज होंगे. बट अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में जाओगे या इक्वेटर के ऊपर नीचे जाओगे, नॉर्थ या साउथ में, वी विल प्राइमरली हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दे आर रेफर्ड टू एज लंग्स ऑफ द अर्थ. यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है ट्रीज की, as well as even if you look at flora and fauna, वो भी काफी ज्यादा डाइवर्स होते हैं. If we are cultivating palm oil in this area, तो यहाँ की जो हमने डिफॉरेस्टेशन की है, एक वो बहुत बड़ा कंसर्न है. सेकेंड चीज जो है, यहाँ पे जो लोकली स्पीशीज हैं उनको भी नेचुरली खतरा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन
living in sync with the forests, right? So यहाँ पे there is a species of ape which is known as orangutan, extremely important. orangutan के ऊपर इस चीज का बहुत इंपैक्ट पड़ा है कि the forests are being cleared. Similarly, we have Sumatran tiger, we have Sumatran elephant, their population is also shrinking. थर्ड चीज जो है that is peatlands. इस चीज को आप environment में भी पढ़ोगे. Let us understand this. What is peatland? इसको आप ऐसे समझो कि कोई वाटर लॉग्ड एरिया है जहां पे काफी टाइम से प्लांट रेजिड्यू इकट्ठा होता जा रहा है. कुड बी आपका फॉरेस्ट का रेजिड्यू हो सकता है, प्लांट रेजिड्यू इकट्ठा होता जा रहा है. ड्यू टू दिस इस एरिया में काफी एक वाटर लॉग्ड प्लस डीकम्पोज्ड सी स्टेट क्रिएट हो जाती है. यहाँ की जो सॉइल होगी इट इज क्वाइट एसिडिक, ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, एंड ये जो है एक कार्बन सिंक की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि ये कार्बन को अब्सॉर्ब करने का भी काम करता है. नाउ व्हेन वी आर कल्टिवेटिंग पाम ऑयल तो हम इन पीटलैंड्स को भी क्लियर कर रहे हैं. अगर हम पीटलैंड्स को क्लियर कर रहे हैं तो जो हमारे पास नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं हम उनको भी क्लियर कर रहे हैं. इवन अगर हम फॉरेस्ट को भी क्लियर कर रहे हैं तब भी कार्बन सिंक्स को क्लियर कर रहे हैं. सो पीटलैंड की डिस्ट्रक्शन से भी देयर इज एन इशू विद रिगार्ड टू एनवायरमेंट. ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है? नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, नंबर 2 पीटलैंड, एंड रिलेटेड थर्ड क्या है कि आपकी जो स्पीशीज हैं फॉर एग्जांपल ओरंगुटान, इनके भी एक्सटिंक्शन का रिस्क रहता है. सो अगेन वही एनिमल बिहेवियर वाला क्वेश्चन है ना, तो 2023 में ही देयर वाज अनदर क्वेश्चन, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of wood? इसमें से कौन सा स्पीशीज है एनिमल का which makes a tool which is usually made of stick so as to scrape insects out of a tree? अब ये ना सपोजली वही क्यूरियोसिटी वाली बात है. लेट अस से कि आपने नेशनल ज्योग्राफिक ऑन कर लिया, डिस्कवरी चैनल ऑन कर लिया, जस्ट बी क्यूरियस कि जिस स्पीशीज को आप देख रहे हो what is the name of that species, उसका एनिमल बिहेवियर किस तरीके से. नाउ करेक्ट आंसर टू दिस इज ओरंगुटान. ओरंगुटान इज वन, क्योंकि ये एप है तो इसकी काफी हैबिट्स ह्यूमन लाइक है, तो टूल्स को यूज करना, राइट. सो ओरंगुटान इज फेमस फॉर यूजिंग टूल ऑफ स्टिक फॉर कलेक्टिंग इंसेक्ट्स फ्रॉम अ ट्री. देन अब आ जाते हैं इंडिया की डिपेंडेंसी विद रिगार्ड टू एडिबल ऑयल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो हमारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, फॉर एग्जांपल जो ईरान के कारण डिस्रप्शन हो रही है, राइट. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट एडिबल ऑयल. क्वेश्चन इज क्या इंडिया में कोई एडिबल ऑयल अवेलेबल नहीं है? वी डू हैव, वी हैव मस्टर्ड ऑयल. अगर आप देखोगे राजस्थान, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज द प्राइम स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ मस्टर्ड. बट इशू इज अगर आप मस्टर्ड ऑयल को कंज्यूम करोगे अपने कुकिंग में, वन इट गिव्स अ वेरी बिटर टेस्ट एज वेल एज इसका जो अरोमा है, इसकी जो स्मेल है दैट इज क्वाइट पंजेंट, काफी पंजेंट सी स्मेल है एंड लीव्स अ बिटर टेस्ट इन योर माउथ. सो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल की जो प्रेफरेंस है वो यूजुअली उन्हीं एरियाज में है जहां पे ये ग्रो होता है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड नियर बाय एरियाज, राइट. सो मस्टर्ड ऑयल वाइडली कंज्यूम नहीं होता, देयरफॉर टेस्ट प्रेफरेंसेस के कारण प्रेवलेंट नहीं हो पाया. अपार्ट फ्रॉम इट इज नॉट कि इंडिया सिर्फ पाम ऑयल पे डिपेंडेंट है, वी ऑल्सो इम्पोर्ट सनफ्लावर ऑयल. कहां से? प्राइमरली फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. तो जब सैंक्शंस लगी थी रशिया यूक्रेन पे तो ये इशू भी आपका न्यूज में था, सनफ्लावर ऑयल. सिमिलरली सोयाबीन ऑयल. अगेन सोयाबीन इफ यू टॉक अबाउट इट, इंडिया में मध्य प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र दे आर द मेन हब्स फॉर सोयाबीन कल्टिवेशन. बट हम सोयाबीन ऑयल को इंपोर्ट भी करते हैं. कहां से? साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, ब्राजील एंड अर्जेंटीना. अब अगर आप इन कंट्रीज की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखोगे, ब्राजील और अर्जेंटीना कहां पे? साउथ अमेरिका में. रशिया यूक्रेन कहां पे है? इन द नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, राइट, एंड यूरोप. तो अब अगर आप देखोगे एज कंपेयर्ड, अगर आप इंडोनेशिया देखोगे दैट इज रिलेटिवली क्लोजर. देयरफॉर एक तो ये डिस्टेंट मार्केट्स हैं, प्लस यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ऑयल की वो इतनी ज्यादा नहीं है सनफ्लावर और सोयाबीन की. देयरफॉर वी गो फॉर इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल. तो ये रीजन है कि हमारी पाम ऑयल स्पेसिफिकली पे इतनी ज्यादा इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया में अगर आप ऑयल सीड्स देखोगे, एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन्स के बाद द सेकेंड थिंग विच इज मेनली कल्टिवेटेड इज ऑयल सीड्स. लेकिन इंडिया में एक तो ऑयल सीड्स को लेके कुछ ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है. फर्स्ट इज इफ यू लुक एट द स्टेट्स और द एरियाज जहां पे ऑयल सीड्स कल्टिवेट होते हैं, दे आर रेन फेड.
दे आर रेन फेड एरियाज। 72% ऑफ ऑयल सीड एरिया आपका रेन फेड है, यानी कि मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, एरिड सेमी एरिड एरिया है, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इट्स कल्टीवेशन। तो अगर रेनफॉल में वेरिएबिलिटी आती है, नेचुरली आपकी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन आउटपुट पे भी इंपैक्ट आएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, लो फार्म प्रोडक्टिविटी। अगर इनका यील्ड पर हेक्टर देखोगे दैट इज क्वाइट लेसर, इसीलिए भी वी हैव टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स विद रिगार्ड टू एडिबल ऑयल। थर्ड, इंडिया में प्राइमरली ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद, विच वी टॉक्ड अबाउट इट इन अ फ्यू डेज के पिछले लेसन में, वी टॉक्ड अबाउट कि लेट 1960s में वी केम अप विद ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में प्राइमरली वी कल्टिवेटेड स्टेपल क्रॉप्स। स्टेपल क्रॉप्स कौन सी? व्हीट एंड राइस। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट व्हीट और राइस को बहुत ज्यादा प्रोक्योर भी करती है। रीजन क्या है? एक तो फार्मर्स की इनकम स्टेबिलिटी रहे इनकम में, सेकेंड इंडिया में फूड सिक्योरिटी का दोबारा से इशू ना आए। तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है राइस एंड व्हीट को बाय इंश्योरिंग फार्मर्स अ मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, कि कम से कम इतने प्राइस पे तो हम आपसे राइस एंड व्हीट तो लेंगे ही। बिकॉज ऑफ एमएसपी की इंश्योर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, देयरफॉर फार्मर्स ऑफन गो फॉर रेगुलर प्लांटेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। तो ये जो राइस एंड व्हीट की सॉर्ट ऑफ एक मोनोपोली सी हो गई है हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हम जो ट्रेडिशनल ऑयल सीड्स हैं एंड इवन पल्सेस पे भी ये बात लागू होती है, उनसे वी आर मूविंग अवे, इवन मिलेट्स फॉर दैट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट इज लो सीड रिप्लेसमेंट रेट। ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, लो सीड रिप्लेसमेंट रेट। इसको समझते हैं। सी इफ यू लुक एट एनी कल्टीवेशन साइकिल, किसी भी एक कल्टीवेशन साइकिल के बाद फार्मर कुछ सीड्स को अपने पास सेव करता है, दे आर नोन एज farm saved seeds to be used in the next cycle. At the other hand, we have certified seeds जो वो new buy करता है in every cycle. अब जो certified seeds हैं, इनकी आउटपुट भी ज्यादा होगी, इनकी डिसीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सो देयरफॉर क्या है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट अगर आप ऑयल सीड्स में देखोगे इट इज ओनली 30%। ये भी एक रीजन है कि हमारी ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन कम है। देन यील्ड गैप्स हमने बात कर ली। लिमिटेड एरिया एक्सपेंशन, कुछ ही स्टेट्स हैं विच आर प्राइम हब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। अगर आप मतलब मेजर ऑयल सीड्स देखोगे, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा। लास्टली, इंडिया की कितनी डिपेंडेंसी है? हमारी टोटल नीड्स में से फॉर मीटिंग 44% ही हम डोमेस्टिकली मीट कर पाते हैं, रेस्ट ऑफ द 56% वी गो फॉर इंपोर्ट्स। अब अगर अदरवाइज देखोगे, इंडिया ऐसी बहुत सी ऑयल सीड्स हैं जिनमें इंडिया की टॉप मोस्ट प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान क्या है? द आउटर लेयर ऑफ राइस, ठीक है, राइस ग्रेन का आउटर लेयर। कैस्टर ऑयल, सैफलावर एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन कम है, बट जो हम रेगुलर कुकिंग में यूज करते हैं, एडिबल ऑयल में यूज करते हैं, एडिबल ऑयल से जो आइटम्स बनाते हैं उनमें यूज करते हैं, उसके लिए वी हैव डिपेंडेंसी ऑन पाम ऑयल। ऑयल सीड्स की सेकेंड हाईएस्ट एकरेज है आफ्टर फूड ग्रेन्स, 14.3% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया। व्हाई इज ऑल दिस इंपॉर्टेंट? दो एस्पेक्ट से। एक तो ऑफ लेट यूपीएससी हैज बीन कंबाइनिंग एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी, इनसे कंबाइन होकर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज ऑल्सो एग्रीकल्चर एज अ टॉपिक हमेशा ही न्यूज में भी रहता है एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। व्हाट इज गवर्नमेंट डन और व्हाट हैज गवर्नमेंट डन टिल नाउ कि ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन सही से रहे? फर्स्टली, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन विद रिगार्ड टू ग्रेन्स, सिमिलरली ऑयल सीड्स की प्रमोशन के लिए 1990s में वी हैड गोल्डन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, राइट? गोल्डन रेवोल्यूशन आई थिंक इट इज विद रिगार्ड टू हनी, एक बार चेक कर लेना। तो येलो रेवोल्यूशन जो है इट इज विद रिगार्ड टू ऑयल सीड्स। एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इंडोनेशिया ने क्या लॉन्च किया है, B50, जिसमें डीजल के साथ पाम ऑयल डीजल को यूज किया जाएगा। सिमिलरली इंडिया में भी डीजल एंड पेट्रोल के साथ भी एनकरेज किया आप एथेनॉल को ब्लेंड करो। इसको हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। देन इंडिया में टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट मिशन नोन एज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। सो ये सारे कुछ एफर्ट्स हैं एंड रेलेवेंस क्या है कि फूड ग्रेन्स के बाद द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर इज oil seeds, but we are yet to hit that capacity so as to not depend on imports.
तो ये थोड़ा मैप भी देख लो, एक तो इक्वेटर है। सी इंटरेस्टिंग थिंग इज आपको थोड़ा सा ना कभी कभार ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक ही लैटिट्यूड पे कौन सी कंट्रीज या कौन सी सिटीज लाई कर रही हैं, सो थोड़ा सा आप अगर वर्ड मैप देखोगे सी इट इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। इफ यू लुक एट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहां से 3 मेन लैटिट्यूड्स क्रॉस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन वी हैव इक्वेटर एंड देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होती है। देन वी हैव इक्वेटर। अगर आप इंडिया में देखोगे we have 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच रफली आपका नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी नदर्न स्टेट्स को कट करते हुए जाता है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, एंड रफली डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हाफ्स। तो हमारा नीचे का जो क्लाइमेट है वो प्राइमरीली, जो सदर्न स्टेट्स का क्लाइमेट है वो प्राइमरीली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। एज फार एज नदर्न स्टेट्स इज कंसर्न, यहाँ पे अगर आप विंटर्स देखोगे, इफ यू लुक एट साउथ इंडिया, एक तो देयर इज प्रॉक्सिमिटी टू कोस्ट, राइट, उसकी वजह से भी, एंड इवन बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इस एरिया में विंटर्स ऑलमोस्ट इक्वेबल सा क्लाइमेट रहता है, विंटर्स आर नॉट दैट हार्श एज सीन इन नॉर्दर्न इंडिया। अब we'll just go through some pictures. I collected this from PIB, काफी अच्छी लगी मुझे, so we'll just take it up. पिक्चर्स से अंडरस्टैंडिंग एंड हमारी जो विजुअल मेमोरी है इज मोर, राइट, तो आपको थोड़ी पिक्चर्स से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। इफ यू लुक एट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इंडिया में प्राइमरीली पाम ऑयल अगर आप देखोगे आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, यानी कि सदर्न स्टेट्स हो गई, वी हैव इवन नॉर्थ ईस्ट। गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट को काफी प्रिडोमिनेंटली पाम ऑयल के लिए, इट इज ट्राइंग टू कल्टिवेट पाम ऑयल इन दिस पर्टिकुलर, पाम कल्टिवेशन इस रीजन में काफी हो रही है। देन योर ईस्टर्न कोस्ट, सदर्न स्टेट्स एंड गुजरात, ये प्राइमरीली एरियाज हैं वेयर बाय पाम इज कल्टिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम पाम की बात करें या किसी भी क्रॉप की बात करें, यू मस्ट नो कि व्हाट आर दी ग्रोइंग कंडीशंस फॉर इट, बिकॉज एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्वेश्चंस इस एरिया में आते हैं, ठीक है। इफ यू लुक एट पाम, अब अगर हमें पाम ऑयल पे डिपेंडेंट होना है, व्हाई इज इट दैट इंडिया इज नॉट ग्रोइंग सो मच ऑफ पाम? इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट इज, अगर आपको पाम की कल्टीवेशन करनी है तो यू वांट अ वेरी सॉर्ट ऑफ, आई वुड नॉट से हॉट बट वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए, एंड यू नीड अ सनी एनवायरनमेंट थ्रू आउट द ईयर। तो वो अगर आप इंडिया में देखोगे, स्पेसिफिकली नदर्न स्टेट्स उसमें से कट ही हो गई, बिकॉज वी हैव प्रिडोमिनेंटली एक डिस्टिंक्ट विंटर सीजन है नदर्न इंडिया में। इफ यू लुक एट साउथ, चलो वहां पे फिर सदर्न स्टेट्स में वी हैव पाम कल्टीवेशन, बट इफ यू लुक एट नदर्न इंडिया, वहां पे तो एक डिस्टिंक्ट विंटर का सीजन है। तो इसीलिए ये जो पाम की कंडीशन है, सो एज टू इंश्योर कि हमारा प्रॉपर सनलाइट रहे थ्रू आउट द ईयर, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द नदर्न एरिया। If you look at oil seeds overall, जिसमें safflower, then we have mustard, अगर आप overall सारी oil seeds देखोगे, then almost हमारी सारी states ही cover होती है, but then इनका use predominantly इतना edible oil में नहीं हो पाता। Most of the states are there, ठीक है, आपका केरला हो गया, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, otherwise most of the states are covered। इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग, हम ओवरऑल एडिबल वेजिटेबल ऑयल में वी रैंक 4th, एंड कुछ एडिबल ऑयल्स तो ऐसे भी है जहाँ कुछ ऑयल सीड्स ऐसे भी है वेयर बाय वी रैंक 1st, फॉर एग्जांपल राइस ब्रान ऑयल, फॉर एग्जांपल कैस्टर सीड ऑयल। देन एक और चीज है यहाँ पे, कॉटन सीड ऑयल। अगर आप कॉटन की सीड से ऑयल निकाल लोगे, द रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज कॉटन सीड केक। ये जो कॉटन सीड केक है, इसको काफी ज्यादा आप एनिमल फीड में भी यूज करते हो, कैटल फीड में ये काफी ज्यादा यूज होता है कॉटन सीड केक। नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट्स प्लान टू इंश्योर कि हमारे ऑयल सीड्स और ज्यादा डेवलप हो? एक तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स जो हमने अभी किया था, जिसमें हम एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं, राइट। वी आर टारगेटिंग 40 लाख हेक्टेयर, आपको डाटा याद नहीं करना है। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट है, फैलो लैंड पे राइस एंड पोटैटो, इनकी कल्टीवेशन के बाद वी लीव द लैंड फैलो फॉर सम टाइम, एंड इस फैलो लैंड पे भी कल्टीवेट ऑयल सीड्स। प्लस एक और आइडिया, इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? अपना इफ यू लुक एट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी वाली एक एनसीईआरटी है, तो उसमें अगर आप देखोगे, एंड इवन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली भी है, 2 वर्ड्स यू विल कम अक्रॉस, इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरक्रॉपिंग, वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रोज
तो हमने क्या किया है, दो अलग से रोज बना दिए, इस रो में क्रॉप 1 होगी, इस रो में क्रॉप 2 होगी, ठीक है. दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग. देयर आर टू डिस्टिंक्ट रोज फॉर कल्टीवेशन ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स. इफ यू लुक एट मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग आपकी ना काफी रैंडम सोइंग पे डिपेंड करती है. यू जस्ट थ्रो अराउंड द सीड्स, आपकी रैंडम सोइंग पे डिपेंड करती है. एंड इवन इफ देयर इज मोर देन वन क्रॉप, तो उसका कोई डिस्टिंक्ट रोज नहीं है, मिक्स्ड कल्टीवेशन है. कहीं पे कोई क्रॉप ग्रो हो रही है, कहीं पे कोई क्रॉप ग्रो हो रही है. ये प्राइमरली इट हैपेंस इन रेन फेड एरियाज. एंड इसका एक बेनिफिट ये रहता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस कि चलो अगर एक क्रॉप खराब हो गई ड्यू टू पेस्ट अटैक, ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, द अदर क्रॉप इज इनफ टू कवर आवर लॉसेस, ठीक है. सो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो राइस एंड पोटैटो के जो फैलो लैंड्स हैं उस पे दे ट्राई टू कल्टीवेट ऑयल सीड. सेकेंड, इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करना कि वे बाय इफ अगर आप जो भी ग्रेन ग्रो कर रहे हो उसके साथ ही ऑल्सो ग्रो एन ऑयल सीड. इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट एमएसपी, I think this was also a question asked in UPSC कि इनमें से which are the crops which are covered under MSP. 20+ crops cover होती हैं MSP के अंडर. There are certain crops which are खरीफ crops जिसको हम मानसून के टाइम अभी सो करेंगे नेक्स्ट जून के अराउंड, राइट. देन रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, एंड देन वी हैव सर्टन अदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोकोनट है, जूट है, इन पे भी एमएसपी अवेलेबल है. सो कोकोनट एंड जूट ये आपका कैश क्रॉप्स में आ गया, ठीक है. जूट स्पेसिफिकली कैश क्रॉप्स में आ गया. तो खारिफ एंड रबी एज वेल एज सर्टन अदर क्रॉप्स. तो अब अगर आप ऑयल सीड्स देखोगे, यूजुअली अगर आप व्हीट एंड ग्रेन है, इनकी प्रोक्योरमेंट कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. इट वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश इन 1960s में ये एस्टैब्लिश हुई थी. इफ यू लुक एट ऑयल सीड्स, इसमें एक और बॉडी है जो प्रोक्योरमेंट में हेल्प करती है. व्हाट इज द नेम, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये भी आपका प्रोक्योरमेंट में हेल्प करता है सो दैट जो फार्मर्स ऑयल सीड्स उगा रहे हैं उनको एमएसपी इंश्योर्ड हो, ठीक है. सो ये सब किसके अंडर है, अंडर पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. नेक्स्ट, इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके एक डिबेट रहती है, वो क्या है, फार्मर वर्सेस कंज्यूमर. we have been importing certain चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, जिसके कारण अगर बाहर से जो हम इंपोर्ट करें इफ दैट इज चीपर, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको मार्केट में नुकसान होगा. इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है, ठीक है. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, इन पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी है. अगर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होगी तो नेचुरली किसकी सेल ज्यादा होगी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की, उनका आउटपुट इंश्योर्ड रहेगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो डन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. तो अब इसमें ना दो चीजें हैं कि सम पीपल से कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो फार्मर्स को कंसिडर ज्यादा करती है एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स. वो कैसे, सपोजिटली अगर इंपोर्टेड क्रॉप्स या इंपोर्टेड ऑयल सीड्स आपको चीप में अवेलेबल हो रहे हैं, किसको बेनिफिट होगा, कंज्यूमर को, बट नुकसान किसको होगा, फार्मर को. सो ये जो डिबेट है फार्मर वर्सेस कंज्यूमर, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की हुई है, तो ये काफी बार चलती रहती है, ठीक है. देन कुछ और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं. एक तो हमने इंटरक्रॉपिंग डिस्कस कर लिया. प्रोडक्टिविटी वी टॉक्ड अबाउट कि इंडिया में पर हेक्टर यील्ड कम है, अगर उसको इंप्रूव करना है वी कैन गो फॉर हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी. फॉर एग्जाम्पल जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट high yielding variety. So if you have to increase the yield, you can go for HYV, but it comes with its own issues. इसकी input requirements काफी ज्यादा होती है. Then secondary sources, again a very probable prelims question कि किस किस प्लांट से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. सेकेंडरी सोर्सेज कैसे हो गए, राइस ब्रान, इसका ऑयल, वी कैन टॉक अबाउट कॉटन सीड, कोकोनट एंड ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स. आपकी ट्रीज पे लगने वाली ऑयल सीड्स, फॉर एग्जांपल नीम, नीम का ऑयल भी होता है. सिमिलरली महुआ, वेयर डिड वी टॉक अबाउट महुआ, जब हमने ट्राइबल एरियाज की बात की थी. तो ये जो महुआ है ना, ये आपका ट्राइबल एरियाज में इट इज बेसिकली अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वी टॉक्ड अबाउट कि जब हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जब बात की थी, तो उसमें ट्राइबल लोग दे कलेक्ट महुआ एंड इससे आपका ऑयल भी बनता है. कारंज,
करंज भी एक ट्री बेस्ड ऑयल है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन FPO processor linkage. What is FPO? FPO stands for Farmer Producer Organization. गवर्नमेंट का आइडिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए. व्हाट इज दिस? अगर आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन एरियाज में 300 फार्मर्स के इकट्ठे होने से FPO बनता है. इफ यू लुक एट हिली एरियाज, वहां पे 100 फार्मर्स के होने से FPO बनता है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ FPO? 2 लेवल पे बेनिफिट्स हैं. अगर आपने इनपुट परचेज करना है, यू विल गेट इट एट लेसर कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो गई, बिकॉज यू आर कलेक्टिवली परचेजिंग इट, राइट. अगर आपने मार्केट में क्रॉप सेल करनी है, अगेन यू कैन सेल इट एट अ बेटर प्राइस. आपकी प्राइस अवेलेबिलिटी जो है वो बेटर होगी एज कंपेयर टू कि एक इंडिविजुअल फार्मर जाके सेल करे. सो गवर्नमेंट आपका एम्पावर कर रही है FPOs को, इनको प्रमोट कर रही है. तो अगर आपको ऑयल सीड्स को भी प्रमोट करना है, कनेक्ट FPOs टू दी प्रोसेसिंग जो प्लांट्स होते हैं, सो दैट इमीडिएटली आपका ऑयल जो है प्रोसेस भी हो सके. कंज्यूमर कैंपिंग, एनकरेज कंज्यूमर्स टू कंज्यूम लोकली अवेलेबल ऑयल्स. पाम ऑयल एक्सपेंशन, वेयर इज गवर्नमेंट डूइंग दिस? नॉर्थ ईस्ट. बट अगेन यहाँ पे क्या इंश्योर करना है कि हम डिफॉरेस्टेशन मिनिमल करें, ठीक है. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर वन अनदर रीजन. ये कल के न्यूज में भी था शायद, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. सो आपके ना ऑर्गेनिक में देयर इज ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा सा हम साइड टेंजेंट पे जा रहे हैं. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. एक आई थिंक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही हैं, हिज नेम इज आई एम नॉट एबल टू, सुभाष पालेकर नाम है शायद उनका, एक बार चेक कर लेना. ही गेव दिस आइडिया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. जीरो बजट कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो नेचुरल हो. इफ यू आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, वी कैन गो फॉर काउ डंग. अगर आपको पेस्टिसाइड यूज करना है, वी कैन गो फॉर बायोपेस्टिसाइड्स, नीम का यूज कर लो, ठीक है. सो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या करेगी, इन अकॉर्डिंग टू हिम, इन लॉन्ग टर्म ये कंट्री के लिए भी सस्टेनेबल है एंड आउटपुट वाइज भी सस्टेनेबल होगी. काफी ऐसे, इवन इफ यू लुक एट, अगर पंजाब का एग्जांपल लें, देयर इज अ सिटी संगरूर. यहाँ पे काफी कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है, प्रमोट हो रही है, वेयर बाय women from the lower castes have come together and ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर मॉडल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं. सो सच एग्जांपल्स कैन आल्सो बी रिटन. कमिंग बैक, बायोफ्यूल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आइडिया इज, शुड वी गो फॉर प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर आप इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग, आपको बस इतनी बात पता है कि हम बायोफ्यूल्स की बात करें. बायोफ्यूल यानी कि जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं, वी आर कंबाइनिंग पेट्रोल, योर बायोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट बेस्ड ऑयल, इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं. तो नेचुरली फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी. वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट क्राइसिस विद रिगार्ड टू US एंड ईरान. तो बायोफ्यूल्स जो है, ये इट स्पार्क्स अ डिबेट. व्हाट इज द डिबेट? फूड वर्सेस फ्यूल. कि क्या हमें एग्रीकल्चर एरिया में जो हम स्टेपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल राइस, फॉर एग्जांपल व्हीट, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी तभी लेके आए सो दैट हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहे. सो क्या वी शुड मूव अवे टूवर्ड्स कल्टिवेटिंग जो हमारे ऑयल सीड्स हैं, क्या इनको ज्यादा कल्टीवेट करना चाहिए? तो ये जो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट है, ये काफी रहती है. सम पीपल से कि जो आपके ऑयल सीड्स हैं, ये तो प्राइमरीली रेन फेड एरियाज में ग्रो होते हैं, सो इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ कंसर्न कि जो हमारे फैलो लैंड्स पड़े हैं उनको आप यूज करो, जो रिलेटिवली ग्रेन्स के लिए अच्छे लैंड नहीं है उनको यूज करो. सो ये एक डिबेट रहती है अगेंस्ट बायोफ्यूल्स. कमिंग बैक, गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि पेट्रोल में गो फॉर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल डालो, देन 5% बायोडीजल. एथेनॉल के काफी सोर्सेज हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एथेनॉल कहां से बन रहा है, ठीक है. देन बायोडीजल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये हमारा टारगेट है 2030 का. क्वेश्चन इज हाउ वायबल इज इट, और इसमें चैलेंजेस क्या है. फर्स्ट इज, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट E20, इसके ना काफी स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स में हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग को स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड विद E10, जिसमें सिर्फ 10% ब्लेंडिंग होती थी.
as far as E10 is concerned, इसमें you did not have to modify the engine. But अगर आप E20 की बात करोगे, we need specifically कि हमारी जो ऑटोमोबाइल की इंजन्स हैं वो E20 इंजन्स के फ्रेंडली हों, ठीक है. सो एक तो ये इशू रहेगा. देन लास्ट में इफ यू टॉक अबाउट बायोफ्यूल्स, यू कैन गेट ए क्वेश्चन कि बायोफ्यूल्स कहां से बन रहे हैं. इज इट ओनली फ्रॉम ऑयल सीड्स? ऑयल सीड्स वाला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना. फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ने B50 लॉन्च किया है, सो ऑयल सीड से तो आ ही रहे हैं, बायोडीजल बन रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट, एनी क्रॉप विच हैज स्टार्च और शुगर कंटेंट इन इट, उससे भी वी कैन प्रोड्यूस बायोफ्यूल. फॉर एग्जाम्पल मेज, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन. तो ना आई जस्ट एक मैं दिखा भी देती हूँ. हाँ जी, इन दी पंजाब सिविल सर्विसेज उसमें एक ऐसा एग्जाम है जिसमें वन ऑफ द पेपर्स इट आस्क्स फॉर केस स्टडीज पूछी जाती है. तो वन ऑफ द केस स्टडीज वाज कि आप एक शुगर केन मिल के ओनर हो एंड शुगर के प्राइजेस, शुगर के यानी कि रॉ मटेरियल, हाँ जी, आप एक शुगर मिल के ओनर हो एंड शुगर केन के प्राइजेस यानी कि गन्ने के प्राइजेस इंक्रीज हो गए. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस अगर आपको मिल को वायबल रखना है? हाउ कैन यू कीप द मिल वायबल इकोनॉमिकली? तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए गए थे. नंबर 1 कि यू शट डाउन द मिल रादर देन फेचिंग आउट वायबिलिटी. नंबर 2 कि आप अपने आउटपुट के प्राइसेस बढ़ा दो, सो आप शुगर के प्राइसेस बढ़ा दो, ठीक है. सो इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे एंड यू हैड टू जस्टिफाई विद रीजन कि विच ऑप्शन विल यू गो फॉर. वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स वाज कि अगर आप शुगर केन से एथेनॉल नहीं बना पा रहे हो या शुगर मिल को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल. एथेनॉल के लिए तो आप मेज पे भी डिपेंड कर सकते हो, ठीक है. देन स्वीट पोटैटो पे भी डिपेंड कर सकते हो. तो इस तरह के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं. कमिंग बैक टू बायोफ्यूल्स, ओवरऑल बायोफ्यूल्स की 4 जनरेशंस हैं. जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते गए उस हिसाब से वी स्टार्टेड नेमिंग दीज जनरेशंस. अगर आप फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स देखोगे, व्हाट आर दीज मेड ऑफ? दे आर प्राइमरली मेड फ्रॉम एडिबल प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर बीट, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न एक्सेट्रा. इनसे जब बायोफ्यूल बनता है दैट इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल. सेकेंड जनरेशन नॉन एडिबल, दिस कुड बी फॉरेस्ट्री का रेजिड्यू, दिस कुड बी वुड, ग्रास, इवन वेस्ट, ठीक है. तो ये हो गया आपका, हम बात करते हैं ना कि वेस्ट टू पावर, तो वो वेस्ट टू पावर का एक एग्जांपल ये भी है. थर्ड जनरेशन में भी गो फॉर कल्टीवेशन ऑफ एल्गी. एल्गी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनवायरमेंट एज वेल. एल्गी यूजुअली वाटर बॉडीज में होती है एंड हम क्या करते हैं इसका, वी कल्चर इट. इसकी प्रोडक्शन को जब हम एनकरेज करते हैं, दिस इज नोन एज कल्चरिंग ऑफ एल्गी. इससे फिर आपका, बिकॉज एल्गी क्या करती है, आपकी फोटोसिंथेसिस भी करती है, ठीक है. तो इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड. तो एल्गी से भी हम बायोफ्यूल डिराइव कर सकते हैं. दिस इज थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. फोर्थ जनरेशन, इसी एल्गी को अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर दोगे तब इट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर कार्बन विद इन इट. तो दिस इज अगेन वन सोर्स फॉर बायोफ्यूल. तो 4 जनरेशन है, एडिबल, नॉन एडिबल, एल्गी बेस्ड एंड लास्ट इज एल्गी की ही मॉडिफिकेशन. सो कोई भी आप ट्रेट उसमें चेंज कर सकते हो ताकि बायोफ्यूल की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो. तो ये हमारा बायोफ्यूल्स का कंप्रिहेंसिवली टॉपिक कवर हो गया. नाउ यू नो व्हाट इज, वेयर आर दी एरियाज जहां पे इंडिया में ऑयल सीड प्रोडक्शन होती है. व्हाई आर वी डिपेंडेंट ऑन ऑयल सीड? व्हाई आर वी स्पेसिफिकली डिपेंडेंट ऑन पाम ऑयल? व्हाई कांट वी ग्रो पाम ऑयल इन इंडिया? व्हाई कांट वी कल्टिवेट पाम इन इंडिया? If at all palm is cultivated, what are the areas जहां पे palm cultivation होती है? आगे चलते हैं. Now we have एक छोटा सा आर्टिकल है, what we forget to teach our students. So अक्सर एग्जाम के दौरान हमारी मोटिवेशन भी गिर जाती है, राइट. सो उस कंटेक्स्ट में ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है. रिसेंटली क्या हुआ है, इट इज अ वेरी वैसे सैड थिंग टू हियर अबाउट. NIT कुरुक्षेत्र, एक इंजीनियरिंग का बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है. सो NIT कुरुक्षेत्र में 4 स्टूडेंट्स दे कमिटेड सुसाइड इन अ स्पैन ऑफ 2 months आई थिंक, ठीक है. तो 2 months के स्पैन में दे कमिटेड सुसाइड. तो इशू इज
हम बात कर रहे हैं एनआईटीज की, राइट? दीज आर लाइक, इनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो अपने आप में इतने स्ट्रेसफुल हैं कि इफ समबडी हैज क्रैक दोस एग्जाम्स, आईआईटीज, एआईट्रिपल के एग्जाम अगर कोई क्रैक करके ही इन कॉलेजेस को ज्वाइन करे, नेचुरली दैट पर्सन और दैट चाइल्ड इज वेल केपेबल ऑफ एड्रेसिंग स्ट्रेस, राइट? तो अब क्या हो गया कि एनआईटी में आने के बाद दे आर फेसिंग स्ट्रेस चैलेंजेस, तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट ये वाला इशू। नॉट कंप्रिहेंसिव वे में नहीं जाएंगे, बस मोटी मोटी कुछ चीजें जो आप एग्जाम में इधर उधर ड्रॉप कर सकते हो, विल कवर इट। टू इंटरेस्टिंग थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। सो एक तो ना, देयर इज दिस आइडिया बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट। बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? अगर दो इक्वली केपेबल स्टूडेंट्स हैं, अगर दो इक्वली केपेबल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको एक हायर एबिलिटी एनवायरनमेंट में डाल दोगे, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे हायर एबिलिटी, फॉर एग्जांपल एनआईटी में डाल दोगे अगर दो इक्वली केपेबल स्टूडेंट्स को, तो दे हैव लोअर एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। जिसको आप एनआईटी में भेजोगे वर्सेस जिसको आप एक नॉर्मल रेगुलर कॉलेज में भेजोगे, द पर्सन हु विल गो टू एनआईटी विल हैव अ लोअर एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। यहां पे व्हाई डज दिस हैपन? एक ना साइकोलॉजिस्ट ने इसी आर्टिकल में बात हुई है अराइवल पॉलिसी। अराइवल पॉलिसी क्या है? इट ऑफन हैपेंस विद यूपीएससी स्टूडेंट्स एज वेल। यूजुअली वी थिंक कि चलो एक एग्जाम दे दिया, इफ दिस हैपेंस लाइफ विल बी सॉर्टेड आफ्टर दिस। ये है अराइवल पॉलिसी, ठीक है? सो ये साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि बिकॉज आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम, जो भी आईआईटी एआईट्रिपल का एग्जाम क्रैक करके एनआईटीज में जाते हैं, they arrive with this idea of, they go with this idea of arrival policy कि now everything will be easy, but NITs का environment भी काफी competitive है, ठीक है? So therefore because इनकी initial expectations different होती हैं, तो expectation reality mismatch के कारण भी it is one of the factors why suicides happen. One of the suggestions given is development of emotional vocabulary. अब ये क्या है? In your GS4 ethics के एग्जाम में there is topic of emotional intelligence. Emotional intelligence का one of the important components is the ability to recognize your own emotions. And how can you recognize your own emotions? पहले तो you should be able to name that emotion. Okay, I am this person, I am feeling sad. Okay, I am this person, I am feeling angry. It is said psychologically कि जब आप emotions को name कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उनका इंपैक्ट ही कम हो जाता है। दे डू नॉट डिस्टर्ब यू दैट मच, ठीक है? यू टेक अवे देयर पावर। तो ये जो इमोशनल वोकैबुलरी है, स्टूडेंट्स इसको डेवलप करें। ये चीज यू कैन ऑल्सो मेंशन इन योर एथिक्स पेपर, ठीक है? देन नेक्स्ट इज मेंटल रेजिलियंस। लास्ट वाली लाइन आई फाउंड इट क्वाइट नाइस, तो आप ये लिख भी सकते हैं एग्जाम में। कंपैरिजन इज इनएविटेबल येट लूजिंग योरसेल्फ टू इट इज नॉट। कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने आप को रिलेशनल क्रिएचर्स बोलते हैं, एज इन कि हम अपनी वैल्यू बाकियों को देख के जज करते हैं। सो कंपैरिजन तो इनएविटेबल है, ये तो होगा ही, बट डू नॉट लूज योरसेल्फ इन दैट कंपैरिजन, ठीक है? अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 2025 में, विच इज लास्ट ईयर, सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव था दैट मेंटल हेल्थ is an important component of Article 21. कुछ ही दिन पहले हमने Article 21 को बहुत ही comprehensively कवर किया है। Our Constitution's Article 21 talks about right to life and personal liberty. सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल पे अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस बहुत एक्सपेंसिव की है। इसमें राइट टू क्लीन एयर है, इसमें राइट टू नॉइज फ्री एनवायरनमेंट है, इसमें राइट टू रेपुटेशन है। तो इसमें काफी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू एडिशंस होती ही रहती हैं। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट सेड कि मेंटल हेल्थ इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज इशू नहीं है, मेंटल हेल्थ आपका राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एज अ रिजल्ट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस should be able to provide, should नहीं, they have to provide mental health services to the students, ठीक है? could be in the form of a psychologist, etc. तो ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट। इसके लिए वी हैव अ हेल्पलाइन नोन एज टेली मानस। इट इज अ टेली हेल्पलाइन है। देन ऑल्सो सर्टेन प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो देयर। तो ये जो आइडिया ना बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट,
या अराइवल पॉलिसी, यू कैन वेरी इजीली यूज देम इन योर एसेज एज वेल. आपके फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, सो कहीं पे अगर फिट हो रहा है तो देन यू कैन यूज इट. नेक्स्ट वी कम टू लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन एक इंडिया में एक्ट है जिसका एक सेक्शन रिसेंटली न्यूज में था. बिफोर गोइंग टू दैट सेक्शन, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कि राइट टू एजुकेशन क्या है एंड कब आया. इनिशियली जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, fundamental rights are guaranteed to citizens. क्यों? Because they are fundamental to the existence of humanity. Human dignity के लिए important है, freedom of movement, right to life, ये सब fundamental rights हैं. Similarly, in our constitution we have DPSPs, Directive Principles of State Policy. ये आपके पार्ट 4 में है. Because independence के टाइम पे the states of India did not have the financial resources to provide for these DPSPs. जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसके लिए फाइनेंशियल एबिलिटी इतनी नहीं थी स्टेट्स के पास, इसीलिए इनको कंपल्सरी ना बना के they were said to be directives to the state कि we are encouraging you. For example, अगर आप पंचायत की बात करोगे, इनिशियली they were a part of DPSPs. उस टाइम पे वायबल नहीं था, बट 1992 में we made it possible. Similarly, if you talk about education, एजुकेशन के रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं जो डीपीएसपीस में है. फर्स्ट इज आर्टिकल 45. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज आर्टिकल्स एज वेल. आर्टिकल 45 बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर. व्हाट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर? 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चे की जो चाइल्ड केयर है, दैट इज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड केयर. इंक्लूड्स बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एंड आंगनवाड़ीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर. नेक्स्ट इज आर्टिकल 39 क्लॉज एफ. 39 क्लॉज एफ बात करता है कि वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू दी स्टूडेंट्स और टू चिल्ड्रन सो दैट उनकी एक हेल्दी और डिग्निफाइड ग्रोथ हो सके. इनिशियली ये सब पार्ट 4 में डाला गया था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1993 में सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट वेयर बाय आर्टिकल 21 में देयर वाज एडिशन. वही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाला, उसमें एडिशन हुई कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर यूनिकृष्णा जजमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 2002 में अ फ्यू इयर्स लेटर हमने इंट्रोड्यूस किया 86th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन. अंडर दिस अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बनाया, प्लस आर्टिकल 21A ऐड किया. 21 तो था ही राइट टू लाइफ, उसके नीचे ही वी एडेड आर्टिकल 21A. एज पर दिस every child in India of age bracket 6 to 14, इसके लिए स्टेट की जिम्मेवारी है कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही है ऑन अ कंपल्सरी बेसिस. तो ये एक एस्पेक्ट है. लेटर ऑन इसके लिए एक लॉ भी बना 2009 में, नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट. ठीक है, ये हो गया एक चीज. अब दिस वेरी ईयर सुप्रीम कोर्ट ने RTE के एक क्लॉज को, एक सेक्शन को, सेक्शन 12(1)(c), इसके पर्पस को अपहोल्ड किया कि जिस पर्पस के लिए ये सेक्शन बना था वो आज भी उतना ही वैलिड पर्पस है. व्हाट इज दिस सेक्शन, ये देखते हैं. आइडिया इसकी, ये जो सेक्शन 12(1)(c) है, आर प्राइवेट स्कूल्स, जो इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे आर एनकरेज्ड कि 25% सीटें कीप इट रिजर्व्ड. किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. इसका एक इनकम क्राइटेरिया है, उसके नीचे जो लोग लाई करेंगे दे आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. सिमिलरली सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, लोअर कास्ट पीपल हो गए, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए. ठीक है, तो जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं एंड जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैव टू कीप 25% सीट्स रिजर्व्ड फॉर देम. एंड गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर के लिए प्राइवेट स्कूल्स को रीइंबर्स करती है. दिस इज द होल आइडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसकी रेलेवेंस आज भी उतनी है, जब RTE बना था 2009 में, आज भी उतनी ही रेलेवेंस है. तो दिस स्टैंड्स टू सर्व द पर्पस. कमिंग बैक टू RTE, राइट टू एजुकेशन जो है, खास करके जो ये वाला प्रोविजन है, वेयर बाय प्राइवेट स्कूल्स में यूजुअली रिचर पीपल के किड्स आएंगे, राइट. एंड अगर आप उसमें सीट्स रिजर्व करते हो
व्हाट विल हैपन? शेयर्ड लर्निंग स्पेसेस, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करे हो जहां पे सोसाइटी का डिफरेंट स्ट्रेटा इकट्ठे बैठ के पढ़ रहा है. दिस लीड्स टू प्रो सोशल बिहेवियर. यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, यू कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड गेट टू नो द वर्ड ऑफ ईच अदर. एक ये हो गया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि आप लोअर सेक्शन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो टू गेट एजुकेटेड इन अ गुड स्कूल. लेकिन फॉर इंक्लूडिंग दिस सेक्शन गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म भी होती है. व्हाई? इट इज सेड कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया है, कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे होकर प्राइवेट स्कूल्स को बोल दिया है कि यू टेक केयर ऑफ दिस मैटर. सो इट इज सॉर्ट ऑफ disregarding your responsibility towards providing education. एक अच्छी लाइन थी जिसको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, कि अगर आप इस सेक्शन को आपने डाला हुआ इसको आरटी में एंड इट स्टिल स्टैंड्स वर्दी, हम प्राइवेट स्कूल्स को ना सिर्फ इंसिडेंटल एक्टर्स की तरह नहीं देख रहे, हम प्राइवेट स्कूल्स को इक्वल पार्टिसिपेंट्स की तरह देख रहे हैं, कि इफ वी आर एमिंग कि इंडिया में एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल हो, तो उसमें प्राइवेट भी बराबर के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं. एक ना देयर इज अ टॉपिक इन योर सिलेबस, गवर्नेंस. एक चीज है गवर्नमेंट, एक चीज है गवर्नेंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है. इफ यू लुक एट द प्लेयर्स इन द गेम, तो गवर्नमेंट इज ओनली वन मेजर प्लेयर. गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है, ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं in making India self-reliant in the development of the country. Corporate players, ठीक है, private players as well as tech and government, even NGOs, ठीक है, ये भी बराबर के हकदार हैं. तो इट इज नॉट कि एक ही प्लेयर है गेम में. वही बात को आरटी भी रिकॉग्नाइज करे कि इफ वी आर एमिंग टू प्रोवाइड एजुकेशन, प्राइवेट इज एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर. तो ये बात है, ठीक है. आइडिया इसकी आरटीई जीरो सम गेम नहीं है. इट इज नॉट एज इफ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में, इट इज नॉट गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स, रादर इंटीग्रेटेड लर्निंग स्पेसेस की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटा के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ सकें. एंड सम पीपल से कि काफी शिफ्ट जो है गवर्नमेंट से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ हो गया है, बट ये आर्ग्यूमेंट वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ शिफ्ट था वो तो आरटीई के आने से पहले भी था. तो इट इज नॉट कि आरटीई के कारण ये रिजर्वेशन हुई इसीलिए लोग प्राइवेट में जाने लग पड़े, नहीं, ठीक है. नाउ विल कम टू आरटीई एज अ होल. इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आरटीई हैज बीन एबल टू अकम्प्लिश. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट, एक ना आइडिया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. कितनी हमारी पॉपुलेशन एक एज ब्रैकेट में प्राइमरी लेवल तक, अपर प्राइमरी लेवल तक कितनी एनरोलमेंट है. तो जो हमारी प्राइमरी लेवल है उसमें तो वी हैव नियरली यूनिवर्सल एक्सेस, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट है. प्लस ड्रॉप आउट रेट्स भी कम हुए हैं, 90% रिटेंशन रेट भी है इस पॉलिसी के कारण. मिक्स्ड क्लासरूम्स भी बन रहे हैं जिसमें डिफरेंट स्टेटा के बच्चे हैं. एनकरेजिंग प्रो सोशल बिहेवियर, एनकरेजिंग पीयर नेटवर्क. अब आ जाते हैं चैलेंजेस पे. चैलेंजेस ये हैं कि आपने प्राइवेट स्कूल्स को बोल दिया कि 25% सीट्स रिजर्व करो, ठीक है, अच्छा आइडिया है, बट प्राइवेट ऑब्वियसली प्रॉफिट ओरिएंटेड है, राइट. तो बुक्स और यूनिफॉर्म्स की फॉर्म में हिडन कॉस्ट चार्ज हो जाते हैं. काफी ऐसी सीट्स हैं जो वेकेंट रह जाती हैं. अनइवन इंप्लीमेंटेशन है, कुछ स्टेट्स में बेटर है, कुछ स्टेट्स में नहीं बेटर है, कुछ स्कूल्स में बेटर है, कुछ स्कूल्स में नहीं बेटर है. गवर्नमेंट टाइमली इनको एक्सपेंसेस रीइंबर्स नहीं करती. फाइनली जो इंक्लूजन के नॉर्म्स हैं, सो दैट कि जो लोग रिजर्वेशन के अंडर आए हैं दे ऑल्सो फील इंक्लूडेड, तो ये जो इंक्लूजन के नॉर्म्स हैं ये भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होते. लास्ट, किसी भी सर्विस को दे रहे हो, गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि देयर शुड बी ग्रीवेंस रिड्रेसल. एक फीडबैक लूप होना चाहिए. यू शुड बी, स्टूडेंट शुड बी एबल टू एड्रेस कि जी हमारी ये कंप्लेंट है. दे शुड हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पे वो एड्रेस कर सकें. तो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी काफी बार अवेलेबल नहीं होता. नाउ एज फार एज आरटी एक्ट इज कंसर्न्ड, इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं? फर्स्ट इज स्कूल्स को एक मिनिमम इंफ्रा
तैयार करना है, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट्स, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरीज, ठीक है। एक तो ये हो गया 25% रिजर्वेशन अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी। प्यूपिल टीचर रेशियो, एक टीचर के पीछे 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। नाउ आप ना बहुत बार देखोगे स्पेशली इन रूरल एरियाज काफी, एंड इवन हिली एरियाज एंड इवन ट्राइबल एरियाज, स्कूल्स काफी डिस्टेंस पे होते हैं, टीचर्स आर नॉट अवेलेबल। एज अ रिजल्ट काफी ऐसे स्कूल्स होंगे वेयर बाय ओनली 10 चिल्ड्रन आर स्टडिंग, ठीक है। इस 10 में से भी देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट क्लास में होंगे, 2-3 स्टूडेंट्स 5th क्लास में होंगे, 2-3 स्टूडेंट्स 9th क्लास में होंगे। अब टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या अगर है तो एक ही टीचर है, तो वो इस फर्स्ट क्लास को, 5th क्लास को, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठे बह के जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान केम अप विद द आइडिया ऑफ स्कूल रैशनलाइजेशन। जैसे हम बात करते हैं ना सब्सिडी रैशनलाइजेशन, कि गवर्नमेंट सोच समझ के सब्सिडी लगाए जहां पे लगानी है, कट डाउन करे अननेसेसरी सब्सिडीज पे। सिमिलरली स्कूल रैशनलाइजेशन, आप सॉर्ट ऑफ मर्ज कर दो कि इतने इतने एरिया में एक कॉमन स्कूल हो, आसपास के बच्चे इसी स्कूल में पढ़े, तो यहाँ पे नेचुरली बच्चे भी ज्यादा आ जाएंगे, एंड जितने भी टीचर्स अवेलेबल है वो अकॉर्डिंगली टीचर बच्चों को ग्रेड वाइज टीच भी कर पाएंगे। तो राजस्थान ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, अगेन साउंड्स लाइक अ गुड पॉलिसी, बट कभी कभार ना पॉलिसी बनती किसी इंटेंशन से है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में अलग ही चैलेंजेस आ जाते हैं। अ गुड एग्जांपल इज दिल्ली में टू कट डाउन एयर पोल्यूशन वी केम अप विद ऑड इवन फॉर्मूला, कि ऑन लेट अस से कि ऑन मंडे ओनली जिनकी नंबर प्लेट्स ऑड है ओनली दे आर अलाउड टू टेक अप देयर कार्स, सो एज की कार पूलिंग इंश्योर हो जाए कि चलो 2-3 लोग जो सोसाइटी से एक ही जगह जाने को आ रहे हैं दे कम अलोंग, दे टैग अलोंग। बट अब पीपल हैड अ गुड पर कैपिटा इनकम, राइट, सो उन्होंने 2 कार्स रख ली, एक ऑड नंबर वाली एक इवन नंबर वाली। मंडे को अपनी ही ऑड वाली कार ले जाते एंड ट्यूसडे को अपनी ही इवन वाली कार ले जाते, ठीक है। सो पीपल फाइंड लूप होल्स, राइट। सिमिलरली जब हम स्कूल रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, देयर आर मेनी पेरेंट्स हु स्पेसिफिकली सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल्स ensuring कि ये स्कूल कोएड स्कूल नहीं है, इट इज ओनली गर्ल्स स्कूल। नाउ व्हेन वी आर मर्जिंग स्कूल्स, जब हम स्कूल रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, देयर इज अ हाई चांस कि कोएड स्कूल होगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। आरटी का एक प्रोविजन है नो स्क्रीनिंग पॉलिसी, दैट व्हेनेवर यू आर अलाउइंग फॉर एडमिशन, ना तो आपके पेरेंट्स का ना ही बच्चों का कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, देयर शुड बी नो इंटरव्यू, नो टेस्ट एक्सेट्रा। व्हाई? बिकॉज वी आर इन अ हमारा एम क्या है? टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन। ये मोर और लेस हमने डिस्कस कर ही लिया है, प्रो सोशल बिहेवियर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन आरटी के आने से एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो टीचर्स की प्रोफेशनल एजुकेशन है वो काफी स्टैंडर्डाइज हो गई है एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोविजंस, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग जो न्यूज में भी रहती है, नो डिटेंशन पॉलिसी। What is detention? You do not allow the student to reach to higher class based on exam. कुछ बोर्ड्स में 5th स्टैंडर्ड में एंड ओवरऑल सीबीएसई में 8th स्टैंडर्ड में they used to be an exam. If the student gets through this exam, तब तो वो 9th में जा सकता है, otherwise the student is detained. तो पहले आरटी में होता था नो डिटेंशन पॉलिसी, कि आप किसी भी स्टूडेंट को डिटेन नहीं करोगे। आइडिया वाज टू कट डाउन ऑन एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, कि बिकॉज इतनी इमोशनल रेजिलियंस डेवलप नहीं हुई है, सो हम क्या करें, स्ट्रेस का असर कम हो स्टूडेंट्स पे, सो टू कट डाउन ऑन दैट स्ट्रेस वी स्टार्टेड विद नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन इससे हुआ क्या, एक लैक्सिटी आ गई, एक रिलैक्सनेस आ गई, टीचर्स में भी स्टूडेंट्स में भी। स्टूडेंट्स ने पढ़ना बंद कर दिया, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी को कुछ साल पहले गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड, ठीक है। प्लस दूसरी बात है, इफ देयर आर नो एग्जाम्स तो आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी इवैल्यूएट नहीं हो पा रहे। चैलेंजेस में 2 चैलेंजेस और है जो हम बात कर लेते हैं। देयर इज एन एनजीओ जिसका नाम है प्रथम। इसकी ऑलमोस्ट हर साल एक रिपोर्ट आती है
known as ASER report, Annual Survey of Education Report. Whenever you go through this report, इसमें आपको पता है किस चीज तरह का डाटा मिलेगा? A student of class 8th cannot read the text of class 3. A student of class 9th cannot solve a math problem of class 2. Evaluation किस चीज की हो रही है? फाउंडेशनल लिटरेसी की, कि आपके मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, आपकी रीडिंग एबिलिटी, लैंग्वेज के ऊपर कितना ग्रिप है, वो सब चेक हो रहा है. दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी. क्योंकि इंडिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं है. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द टाइम जहां पे ब्रेन की 95% डेवलपमेंट हो जाती है. तो फाउंडेशनल लिटरेसी नेचुरली इंडिया में कम है. एक ये बात है, ठीक है. तो एसर की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा आरटी एक्ट, वी हैव यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन, बट इफ यू लुक एट लर्निंग आउटकम्स दे आर नॉट मैचिंग अप. ठीक है. लास्ट, टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, दे आर ऑफन सेंट फॉर नॉन एजुकेशनल ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल सेंसस डाटा कलेक्ट करना, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना, एक्सेट्रा. ठीक है. अदर इशू विच वॉज इन न्यूज, ये 2024 में न्यूज में था, मदरसास. नॉट जस्ट मदरसास, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन. मदरसा स्पेसिफिकली मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द टीचिंग्स और इम्पार्टिंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान. मदरसास राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर नहीं आते. दे हैव देयर ओन करिकुलम. अब वी हैव अ कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. इनका काम क्या है? चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना. चाइल्ड राइट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट इज राइट टू एजुकेशन. तो एनसीपीसीआर ने कुछ मदरसास को फंडिंग देनी बंद कर दी ऑन द ग्राउंड कि जो हमारा एजुकेशन का एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट करिकुलम. आप अपना करिकुलम फॉलो करे हो, एज अ रिजल्ट जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन अप टू मार्क नहीं हो रही है. ठीक है. अब दिस इशू वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि ऐसे तो गुरुकुल्स भी हैं, आप गुरुकुल्स की फंडिंग तो रोक नहीं रहे हो. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इन आवर फंडामेंटल राइट्स वी हैव आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 बात करता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव द फ्रीडम टू इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन. तो उनके फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कि यू कैन नॉट स्टॉप फंडिंग टू मदरसास. तो ये एक इशू है. ऑफन ये क्लास चलता ही रहता है, यू विल हियर अबाउट इट ऑफन. ठीक है. कमिंग टू ट्राइबल एरियाज. ट्राइबल एरियाज में अक्सर बच्चों के पास इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं होते, सो दे कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर आरटीई एडमिशन. वे फॉरवर्ड क्या है? पहले बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी की. गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है नोन एज निपुण भारत. सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, इफ यू लुक एट पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब हैज अ प्रोग्राम नोन एज हेड पिटारा. हेड इज द पंजाबी वर्ड फॉर प्ले. हम क्या कर रहे हैं? प्ले बेस्ड एक्टिविटी. हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल में कवर किया था दैट मेघालय स्टेट इज डूइंग वेरी गुड ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. कैसे? इवन यूपी, उत्तर प्रदेश में ना, टू एनकरेज की जो बिल्कुल 0 to 6 years वाले बच्चे हैं उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो. तो इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किट्स बांटी जाती है. इसमें क्या होता है? यू हैव शेप्स, तो बच्चा शेप को देख के रिकॉग्नाइज करता है, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ सर्कल, एक्सेट्रा. सिमिलरली कलर्स को रिकॉग्नाइज करता है, दिस इज रेड कलर, दिस इज येलो कलर. तो इस तरह की किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. तो वन इज निपुण भारत, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है. व्हाट एल्स कैन गवर्नमेंट डू? एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल वाउचर्स का. व्हाट इज दिस आइडिया? कि गवर्नमेंट स्कूल्स को फंडिंग ना देके गवर्नमेंट डायरेक्टली पेरेंट्स को फाइनेंशियल एड दे, एंड पेरेंट्स कैन नाउ डिसाइड whether they want to send their ward to a government school or they want to send their ward to a private school. इससे बेनिफिट क्या होगा? स्कूल्स में एक कंपटीशन डेवलप होगा. द वन विच इज डूइंग वेल, ऑब्वियसली उसके लिए कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, एज ऑफ टुडे
RT is for 6 to 14 years. So it is said that we have to expand it to 18 years. So ये primarily है, ठीक है. Coming to कुछ और चीजें जो हम एजुकेशन में बात कर सकते हैं. One is फिनलैंड. हमारी जो नॉर्डिक कंट्रीज है, स्पेसिफिकली फिनलैंड, स्वीडन, वेरी वेल नोन फॉर द एजुकेशन. इनफैक्ट जो दिल्ली में एजुकेशनल मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है, ऑल्सो टुक इंस्पिरेशन. जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे वेंट टू सी दी मॉडल जो इन कंट्रीज में फॉलो हो रहा है. व्हाई इज दिस मॉडल सो सक्सेसफुल? फर्स्ट इज फिनलैंड में देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ स्कूल आवर्स. स्कूल आवर्स बहुत कम है, स्कूल लेट लगता है एंड लेट जल्दी फिनिश हो जाता है, ठीक है. जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है. सो इट इज वेरी रिलैक्स्ड सॉर्ट ऑफ लर्निंग, मोर प्ले बेस्ड लर्निंग, ठीक है. इसी तरह से यू कैन टॉक अबाउट दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम इंप्लीमेंट हुआ है सो दैट चिल्ड्रन को उनको इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल्स भी दी जाए. हमारी फ्रीडम मूवमेंट में भी गांधी जी ने एक एजुकेशन मॉडल सजेस्ट किया था नोन एज नई तालीम. व्हाट इज नई तालीम? स्किल बेस्ड लर्निंग. कि जैसे जैसे बच्चा एजुकेशन का कुछ भी सब्जेक्ट सीख रहा है, साथ ही साथ वो कोई ना कोई स्किल भी सीखे. कुड बी निटिंग, कुड बी कारपेंट्री, एनी स्किल, ठीक है. तो ये गांधी जी की नई तालीम थी. इवन आपको पता होगा कि जर्मनी जो कंट्री है यूरोप की इज वेरी वेल नोन फॉर देयर कार्स, फॉर देयर इंडस्ट्री, राइट. जर्मनी में एक मॉडल है विच इज नोन एज डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग. ये बिल्कुल नई तालीम जैसा है कि आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन भी, वोकेशनल एजुकेशन भी साथ ही साथ गारंटी करनी है, ठीक है. सो इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. अ नंबर ऑफ टाइम्स यूपीएससी इन मेंस हैज आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है. सारी तो नहीं डिस्कस करेंगे. मोटा मोटा आइडिया ये है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम रोट लर्निंग टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग. कि रट्टाफाई ना करके व्हाट यू डू इज, इसमें एक सजेशन ये भी है, ओपन बुक एग्जाम. व्हाट इज ओपन बुक एग्जाम? कि जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चा बुक, खुली बुक से ही देख ले. अब उसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, तो ओपन बुक एग्जाम है. यहाँ पे क्या चेक हो रहा है? वी आर नॉट गोइंग कि अच्छा कौन सी डेट पे क्या हुआ या कौन से राजा ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड की. रादर जो आपने सीखा, आर यू एबल टू अप्लाई इट, ठीक है. एक ये चीज है. These skills are known as higher order thinking skills. ऐसे skills जो critical thinking को डेवलप करते हैं. critical thinking क्या होती है? अच्छा, if A leads to B, इसके पीछे आपके क्या assumption है? if A leads to B, इसके क्या impact है, ठीक है. तो ये इस तरह की, या लॉजिकल फॉलिसीज ढूंढना, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में कॉन्ग्रुएंस ढूंढना, तो ये सब आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंडर आता है. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस चीज को एनकरेज करती है. थर्ड चीज है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स, फॉर सब्जेक्ट्स की इसमें से आप चूज कर सकते हो. इट इज नॉट कि आपको, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हो, यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने करिकुलम में फिजिक्स नहीं ले सकते. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आप फिजिक्स भी लो, हिस्ट्री भी लो. सो सब्जेक्ट्स विच वर ट्रेडिशनली नॉट बंडल्ड टुगेदर कैन बी बंडल्ड टुगेदर, ठीक है. देन वी आर मोस्टली डन. सो अभी बस एक दो छोटी सी है, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल. जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है NSO, इसकी एक रीसेंट फाइंडिंग आई है विच शोज इंडिया में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर और ज्यादा अच्छा हो गया. पीपल आर मोर कंसर्न विद देयर हेल्थ. कैसे शो होता है? इंडिकेटर्स के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज फॉर वुमेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हैव इंक्रीज्ड, 95% हो गई है ये. सिमिलरली एक ना हेल्थ में कॉन्सेप्ट आता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक पर्सन अपनी जेब से खर्च कर रहा है, प्लस उसको वो एक्सपेंडिचर रीइंबर्स नहीं होगा किसी इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है. तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज आल्सो कम डाउन. यूजुअली आज के टाइम पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक जो हाई कॉस्ट डिसीजेस हैं, कैंसर हो गया, इन सब के लिए ही हो रहा है, ठीक है. सो ये छोटा सा पॉइंट है, यू कैन जस्ट मेंशन इट समवेयर. देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. अगेन वी वोंट गो इनटू द न्यूज़. क्या है? इलाहाबाद के एक हाई कोर्ट ने NHRC को डांट लगा दी
कि आप जो है मुस्लिम्स पे अटैक्स को सीरियसली नहीं ले रहे। आइडिया ये नहीं है, आइडिया हमारा फोकस पॉइंट है एनएचआरसी। एनएचआरसी की ना कंप्लीट तो नहीं डिस्कस करेंगे, 2-3 चीजें समझ लो। ह्यूमन राइट की अगर कोई भी वायलेशन हुई है, उसकी ड्यूरेशन अगर आपको एनएचआरसी में मुद्दा लेके जाना है, इट इज 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर यू कैन टेक इट अप टू एनएचआरसी, ठीक है। सेकेंड इज एनएचआरसी हैज नो पावर टू पनिश और पीनलाइज। ना तो आपको कोई पनिशमेंट मिल सकती है अगर आपने ह्यूमन राइट ब्रीच किया बाय एनएचआरसी। सिमिलरली यू कैन नॉट बी पीनलाइज, आप पे कोई मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज थे जो बाकी इसकी देयर आर सर्टेन टेक्निकलिटीज टू इट कि कितने मेंबर्स हैं, हु कैन बी द मेंबर्स एक्सेट्रा, वो आप पॉलिटी में कवर करोगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन कंट्रीब्यूटेड एंड डू लेट मी नो ऑफ योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।